नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी विधानसभा का 4 दिनों का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच 2.5 दिन में ही खत्म हो गया। सत्र के तीसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों के रवैये पर स्पीकर ने नाराजगी जताई। उन्होंने अपना पद छोड़ने की चेतावनी तक दे डाली। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन में हंगामे पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में युवा, किसान, महिलाओं और विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं होने दी गई। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के आचरण को असंवैधानिक बताते हुए उस पर पिछड़ा वर्ग और शिक्षा मित्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप भी लगाए। हंगामे के बीच ही सदन में अनुपूरक बजट पेश हुआ और बिना चर्चा के ही पास भी हो गया। विपक्षी दल तीनों दिन हंगामा करते रहे। सवाल है कि सरकार जब हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी तो फिर हंगामा क्यों हुआ। सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष का मकसद चर्चा की जगह हंगामा था। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कल विधानसभा के अंदर आचरण किया है उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। सपा के सदस्यों ने पीठ का अपमान किया। सपा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में बात रखना चाहते थे उसको रखने नहीं दिया। और इससे ये पता चलता है कि सदन का समय वह केवल बर्बाद करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि चर्चा हो और जो जवाब देना है सरकार को, ये जवाब देना नहीं चाहती। ये अपने जिम्मेदारियों से भाग रही है। इसी वजह से ये विपक्षियों पर आरोप लगा करके और इस तरह तंज करके ये विधानसभा नहीं चलने दिया। ये वाकई में दुखद है, क्योंकि जब विधानसभा चलता है तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय वो नहीं चाहते कि उनको जवाब देना पड़े। विधानसभा का सदन चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष की नहीं। अगर विधानसभा अध्यक्ष भी इतने असक्षम और नाकारा है और अपने आप को असहाय नजर आ रहे हैं तो उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। जनता के हितों के मुद्दों को अगर सवाल विपक्ष उठा रहा है और विपक्ष चढ़ावा चोरी जैसे महापाप पर चर्चा की बात करने की बात कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर स्वच्छ है, भ्रष्टाचारी नहीं है, तो इसमें बहस क्यों नहीं करा रही। हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर। लेकिन इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो सर्वनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। और चलिए आपको फटाफट दो टूक के सवाल भी बता देते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, सदन में चर्चा से दूरी विपक्षी दलों की कैसी मजबूरी, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल, सरकार तैयार थी तो फिर चर्चा से क्यों भागा विपक्ष। सरकार ये कह रही कि हम चर्चा के लिए तैयार थे तो फिर विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया, हंगामा क्यों खड़ा किया। आज का हमारा तीसरा सवाल, बिना बहस बजट पास, जिम्मेदार कौन, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। क्योंकि बजट पर कोई चर्चा ही नहीं हुई तो सवाल यह कि इसके लिए जिम्मेदार है कौन। आज का हमारा चौथा सवाल, राम मंदिर मुद्दा या फिर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति यहां पर अपनाई जा रही है। वाकई में चढ़ावा गबन को लेकर व्यथित हैं, पीड़ा है, या फिर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा पांचवा सवाल, क्या विपक्ष चर्चा नहीं सिर्फ टकराव चाहता था क्या। जैसा सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं था, पहले दिन से टकराव की स्थिति उत्पन्न करना चाहता था। ये आज के हमारे 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रशांत उमराव साहब जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत कपिल भाई मैं आपसे ही कर रहा हूं।
जब ये तय हुआ कि इस बार मानसून सत्र 4 दिनों का होगा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने भी रिएक्शन सामने आए, चाहे वो माता प्रसाद पांडे जी के रहे हों, शिवपाल यादव जी के रहे हों, ऐसा लगा कि 4 दिन बहुत कम है। आप लोगों ने कहा कि 4 दिन में कैसे चर्चा हो पाएगी, तो हम सब ने सोचा कि शायद समाजवादी पार्टी के पास मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त होगी, इस वजह से आपको 4 दिन कम लग रहा होगा। लेकिन जिस तरीके का हंगामा 2.5 दिन के भीतर देखने को मिला कपीश भाई, और 5-6 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, उससे तो लग रहा है कि 1 दिन का भी नहीं होता सत्र, या आधे दिन का होता तब भी ठीक था। अमित भाई, ये सरकार की विफलता है। हमने बिल्कुल ठीक कहा कि 4 दिन का क्या सत्र होता है। आप बताइए, 365 दिन में कम से कम 165 दिन का सत्र होना चाहिए। क्यों भागती रही है? इससे पहले भी भागती रही है। अगर 1.5 दिन में 2 दिन में ये अवसान कर दे रहे हैं सत्र का, तो ये तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, आप अवसान क्यों कर रहे हैं। फिर आपके मनमाफिक प्रश्न थोड़ी ना करेगा विपक्ष। इस समय देश और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर पहले चर्चा होगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर चोरी प्रकरण पे एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी ने वो रिपोर्ट दे दी, उसको योगी सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि दूसरी जांच चल रही है कपीश भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दूसरी एसआईटी का गठन हुआ है, दूसरी एसआईटी जांच कर रही है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये स्टे किया हुआ कि आप उसकी रिपोर्ट नहीं दिखा सकते, या कहीं लिखा है कानून में? अमित भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं अगर विधि का जानकार हूं तो मुझे ये प्रश्न तो करना पड़ेगा आपसे। नहीं, जब दूसरी जांच चल रही है, दूसरी एसआईटी जांच कर रही है, तो पहली रिपोर्ट का क्या औचित्य रह जाता है? क्यों नहीं रह जाता? फिर एसआईटी पहला क्यों बनाया था आपने? तो उसको आप लोगों ने माना कहाँ कपीश भाई? उसको आप लोगों ने माना ही नहीं। आपने कहा कि मुकदमा नहीं दर्ज किया, एसआईटी का गठन कर दिया। आप अजीब बात कह रहे हैं भाई। क्या अजीब कह रहा हूं? अगर मैं ना मानूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो आप मान लेंगे कि मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं, वो तो कपोल कल्पना हो गई। अभी वो है मुख्यमंत्री, उसको मानना ही पड़ेगा। कपीश भाई सुनिए तो सही, एक मिनट। मुझे मालूम है आप वकील हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तार्किक बातचीत करिए। आपने कहा कि एसआईटी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हम उस एसआईटी की जांच को कैसे माने? सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी का गठन किया, नई एसआईटी जांच कर रही है। तो जिस एसआईटी को आपने नहीं माना, उस एसआईटी की जांच को लेकर इतना उतावलापन क्यों, इतनी बेचैनी क्यों? पहली बात, और उसकी जांच को क्या आप मान लेंगे क्या? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि कम से कम आपको भी और हमारी सरकार को, विशेष करके योगी सरकार को, एट द आटम पाटन के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। और ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, अगर आपने एसआईटी का गठन किया, उस एसआईटी ने रिपोर्ट को सौंपा, सुप्रीम कोर्ट ने उस एसआईटी को खारिज कर दिया और एक नई एसआईटी गठित की। क्या ये देश और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना नहीं चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी गठित करा के अपने हिसाब से रिपोर्ट जो बनवाई थी, वो रिपोर्ट क्या थी? ठीक है, उसका कंप्लायंस मैं उनसे पूछ लूंगा कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछ लूंगा उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। अब फिर से एक बार मुद्दे पर ही लौटते हैं। बताइए कपीश भाई कि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने सत्र छोटा क्यों रखा? 4 दिन की बजाय 14 दिन होता अगर सत्र, तो आप चलने देते? ये आप अजीब सी बात कह रहे हैं। क्या अजीब है? 14 नहीं, 165 दिन और 365 दिन कर दो। नहीं, मैं कह रहा हूं इस बार मानसून सत्र 4 के बजाय 14 दिन होता तो चलने देते। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो 365 दिन का भी होता, तो पहला प्रश्न हमारा यही है कि जो देश और प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है, जो देश और प्रदेश की जनता एक जनता जानना चाहती है, उसको सरकार क्यों छुपा रही है? कपीश भाई एक बात बताऊं, अभी लगातार समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कल भी हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जा रहा था, वहां डिबेट कर रहा था, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से जैसे ही मैं मंदिर पर सवाल करता था, वो कहते थे ना हम मंदिर पर कोई जवाब नहीं देंगे और मंदिर पर कोई बात नहीं करेंगे। आप बात करिए महिलाओं पर, नौजवानों पर, जवानों पर, किसानों पर, शिक्षा मित्रों पर, पुरानी पेंशन पर, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हम राम के राह पर भी बात नहीं करेंगे। आज आप करें कि आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए वही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने कभी किसी मंदिर को अपना राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाया। अभी क्या कर रहे हैं? संविधान जी तो कह रहे हैं, हमने तो अपराध को बनाया है। जो वहां अपराध कमिट हुआ है, जो इस देश के नागरिकों की आस्था के साथ लूट की गई है,
उनके जो अपने चढ़ावे के साथ, उनके दान के साथ, उस मंदिर में खरीद फरोख्त के नाम पे जमीन के साथ जो घोटाले किए गए हैं, जो 40% का कमीशन हड़पा गया भगवान श्री राम के न्यास के मंदिर, न्यास के न्यासियों के द्वारा, हम उस पर क्यों नहीं बात करेंगे? बात तो तभी होगी ना कपीश भाई जब चर्चा होगी। अब जैसे अभी हम 3 लोग हैं, सुनिए, कल भी मैंने यही बात कही थी कि आप 3 लोग पैनल में हैं और आप लोग सिर्फ शोर करते रहिए, हंगामा करते रहिए, तो किसी की बात नहीं आ पाएगी। भाई बात करने के लिए पहले शांति बनानी पड़ेगी, तभी तो चर्चा हो पाएगी। शोर करते रहेंगे तो चर्चा कैसे होगी कपीश भाई? ये शोर तो मॉनिटर करवा रहा है ना। शोर तो मॉनिटर तो कह रहा था कि चुप हो जाइए, मॉनिटर तो कह रहे थे शांत हो जाइए, बैठ जाइए। मॉनिटर जो क्रम तय किया गया उस हिसाब से चर्चा होगी, यही तो कह रहे थे। वो कौन होते हैं क्रम तय करने वाले? अरे उनका विशेषाधिकार होता है ना कपीश भाई, वही तो तय करेंगे कि पहले किस मुद्दे पर चर्चा होगी। अगर उनका विशेषाधिकार है तो इस देश की जनता को क्या एसआईटी का रिपोर्ट वो प्रकाशित कर देते? हम नहीं बहस करते वहां पे, हम दूसरे मुद्दे पे चर्चा कर लेते। ठीक है प्रशांत भाई, जब इन्होंने पब्लिक डोमेन में जब रिपोर्ट सौंप दी गई तो इनको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था। ठीक है फिर प्रशांत भाई, विधानसभा में इसकी बात ही नहीं होती। जिस एसआईटी के गठन पर यह सवाल खड़ा किया गया था कि बगैर एफआईआर की एसआईटी ने जांच पड़ताल कैसे शुरू कर दी, जिस एसआईटी की शुरुआती जांच में कहा गया कि फलाने 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 को एसआईटी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है और जिनको गिरफ्तार किया गया उनकी रिमांड क्यों नहीं ले रही है, उस एसआईटी की जांच को लेकर अभी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अगर आप उसको सौंप देते, उसको सार्वजनिक कर देते तो कोई शोर शराबा हो, हल्ला हंगामा नहीं होता, आराम से चर्चा होती और सत्र चलता। क्यों नहीं किया आपने ऐसा? देखिए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी अपनी जांच कर रही है और एसआईटी की एक रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट भी की जा सकती है। जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा उसको हम मानेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और नहीं, वो कह रहे हैं क्या सर्वोच्च न्यायालय ने आपको कहा है क्या कि पिछली एसआईटी की रिपोर्ट को आप छिपा कर रखिए? अगर कहा गया तो आप जानकारी दे दीजिए उसकी। हाँ, उसकी रिपोर्ट तो आ चुकी है, पिछली जो एसआईटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अभी आगे की जांच हो रही है, उसमें 2 लोग और शामिल किए गए हैं। उस जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी उससे आ रहा हूं कपीश भाई, आ रहा हूं 1 सेकंड। हाँ, ये बात करते हैं, 1 मिनट आ जाए, उनकी बात आ जाए उसके बाद। हाँ, अगर मुझे डिबेट कराना चाहते हैं तो। हाँ हाँ, और समाजवादी पार्टी उससे अखिलेश यादव जी पीटीए की बात करते हैं, लेकिन जब विधानसभा में अनुसूचित महापुरुषों और उनके स्मारकों के लिए जब बजट एलोकेशन की बात होती है और समाज सरकार जो है 403 करोड़ रुपए बजट एलोकेट कर रही है कि हर विधानसभा में जो अनुसूचित समाज के महापुरुष है, अम्बेडकर जी, रविदास जी, रमाबाई अम्बेडकर जी, फुले जी, कि उनके लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाए, तो उस पर समाजवादी पार्टी चर्चा नहीं करने देना चाहती, व्यवधान उत्पन्न करना चाहती है। जो इन महापुरुषों ने सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, सरकार उनके लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रही है, उन महापुरुषों के लिए उनके स्मारक बनाए जाए। तो प्रशांत भाई क्या इसकी पूरी जिम्मेदारी, 1 सेकंड प्रशांत भाई, क्या इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी? मॉनसून सत्र सुचारू रूप से चले, क्या इसकी पूरी जिम्मेदारी विपक्ष की थी? नहीं, जैसे सर्वदलीय बैठक होती है, प्रशांत भाई 1 सेकंड, जब सर्वदलीय बैठक होती है तो उसमें सहमति किस तरीके से बनती है कि हाँ सत्र हम सुचारू रूप से चलने देंगे या फलाने 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 मुद्दे उठाए जाएंगे और इस पर इस तरीके से चर्चा होगी? आप 1 मिनट में नहीं बोलने देते, किस लिए बुलाते हैं? अरे प्रशांत भाई, आपको ही बोलने दे रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं क्या वो जिम्मेदारी सिर्फ उनकी थी? अगर डिबेट का ये इस तरह मत करिए ना प्रशांत भाई, वो उनको ये शिकायत है कि हम उनको नहीं बोलने देते, आपको शिकायत है कि हम आपको नहीं बोलने देते। अब समझ में नहीं आ रहा है कि शिकायत किसकी और कैसे दूर करें। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि सत्र चलाने की जितनी जिम्मेदारी उनकी थी उतनी आपकी भी थी ना प्रशांत भाई? सुनिए, अभी जी मैं 5 साल से डिबेट कर रहा हूं, कोई आज पहली बार डिबेट पे बैठा। अरे मैं भी 10 साल से एंकरिंग कर रहा हूं प्रशांत भाई। बदतमीजी कोई नहीं करता है। ठीक है, अब वही बात आ गई ना, मुझे उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है ना आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। मैं सवाल ये कर रहा हूं प्रशांत भाई, जो आपको ठीक लगे आप उसके हिसाब से जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि उनका ये कहना है कि क्या हमारी जिम्मेदारी है क्या सत्र को सुचारू रूप से चलाने की? ठीक है, गुस्सा हो गए, चले गए क्या? ठीक है प्रशांत भाई, कोई बात नहीं। मैं आपके पास आ रहा हूं, अंशु अवस्थी जी। सवाल यही है सर कि खूब हंगामा हुआ और सत्र जो है वो वॉश आउट हो गया, कोई मतलब नहीं निकला उसका, अनुपूरक बजट पेश हुआ, बगैर चर्चा के पास भी हो गया। तो फिर जो असली मुद्दे थे, इस अनुपूरक बजट में किन किन बातों का प्रावधान किया गया है, किसके लिए पैसे का इंतजाम किया गया है, उन सवालों को तो उठाया ही नहीं गया ना, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती थी कि पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर चर्चा हो, वो हुई नहीं। देखिए राहुल जी, इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण। अमित जी, पहली बात तो ये कि सदन को सुचारू रूप से व्यवस्थित चलाने के लिए
जिम्मेदारी में स्टेक सरकार का ज्यादा होता है। विपक्ष हमेशा तैयार रहा, लेकिन भाजपा को आदत पड़ गई है कि एक जो तानाशाही परंपरा है, जो एक तरफा संवाद है, जिस तरीके से पत्रकारों से बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, वन वे डायलॉग, तो वो चाहते हैं कि सदन को भी वो अपना एक जो एजेंडा है उसे वो सेट करना चाहते थे। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि सदन में जो विपक्ष के लोग बैठे हैं उनको भी तो जनता ने चुनकर भेजा है। तो आप जो दिन रात अपना एजेंडा सेट करते हैं वो एजेंडा सदन में थोड़े चलेगा। दूसरा, आप विपक्ष देखिए, ये बीजेपी की बड़ी बुरी आदत है कि जब उनके पास जवाब नहीं होता है, जब जनता से जुड़े मुद्दों पर उनके पास कोई उपलब्धि नहीं इन 10 सालों की, अगर 10 सालों की बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी, 9,12,000 करोड़ का बजट इससे पहले आया था, अनुपूरक भी आप ले आए, तो अगर आपके पास उपलब्धियां होती तो आपको सदन चलाने के लिए आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए था। अब मुझे बताइए, 4 दिन का आप सदन रख रहे हैं। एक जमाना था कांग्रेस की सरकारों में 18-18, 20-20 दिन सदन चलता था। 10-10, 11-11 बजे रात तक मैंने देखा है सदन चलते हुए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी सदन में आते ही नहीं है, चर्चा होनी ही नहीं है। विपक्ष ने एक स्वर में नियम 311 के अंतर्गत, नियम 56 के अंतर्गत भगवान रामलला के मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी हुई उस पर चर्चा की मांग की, जो उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद यूरिया नहीं मिल रही उस पर चर्चा की मांग की, जो पेपर लीक हुआ, जो लाठी चार्ज हुआ, जो गोली चलाई गई छात्रों के ऊपर उस पर चर्चा की मांग की। उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में दलितों महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है योगी सरकार में, उस पर चर्चा की मांग की। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी गई जातिवादी मानसिकता से, उस पर भी चर्चा की मांग की। सरकार किसी भी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। तो क्या सरकार को अगर एजेंडा सेट करना है तो उसके लिए वो सदन मंच तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सदन में आप कह रहे हैं अंशु भाई कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। सरकार ये कह रही है कि आपने चर्चा होने नहीं दी। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सदन में आते नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको भी नहीं बोलने दिया गया। बताइए, एक तरफ ये बताइए, एक तरफ राहुल भाई एक तरफ ये कहते हैं कि विपक्ष का अस्तित्व नहीं है, विपक्ष समाप्त हो गया है, विपक्ष में हिम्मत नहीं बची, ताकत नहीं बची। जब आप चर्चा, आपके पास उपलब्धियां नहीं है, आप भगवान रामलला के मंदिर में जो डकैती हुई, जो लूट हुई, जो आपके लोगों ने लूटा, विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोगों ने ट्रस्ट में बैठकर, उनको आप बचा रहे हैं। इसीलिए आप पीछे छिप रहे हैं विपक्ष के। अगर आपके पास उपलब्धियां होती तो आप बात करते। दूसरा ये, मुझे आप बताइए, 4 दिन का समय था, आज क्यों सत्र स्थगित कर दिया गया? अभी तो कल समय था ना, आप विपक्ष से बात करते, कल चर्चा होती है अंशु भाई, करते हैं पहले भी बाद में भी, तो आज आप करते, कल आप चर्चा करते। जो बीता कल था उसमें भी हंगामा हुआ, आज भी हंगामा हुआ, कल चर्चा होती नहीं। अच्छा, बीता कल ये बताइए, विपक्ष ये चाहता है कि भगवान राम जिनको लेकर आपने अपनी राजनीति की, पूरे प्रदेश में भगवान राम को लेकर आपने वोट मांगा, देश भर में मांगा, आपने उनके सहारे सरकार बनाई, और जब उनके मंदिर में लूट शुरू हो गई उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट में जो सदस्य रखे जाते उसमें साधु संत नहीं रखे उन्होंने, उसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग रखे। और जिन लोगों ने लूटा उनको जब बचाया जा रहा है तो आप उस पर अपनी चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी पोल खुल जाती। आप जो लुटेरों के साथ खड़े हैं, जो भगवान रामलला के चढ़ावे को लूटने वाले डकैत हैं, चंपत बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, आप उनको बचा रहे हैं। आपकी पोल खुलती सदन के अंदर, इसलिए आप चर्चा से भाग रहे थे। विपक्ष के पीछे क्यों छिप रहे हैं साहब? ठीक है, आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, कपीश जी की सरकार है। क्या इतनी कमजोर और कायल सरकार थी कि विपक्ष के पीछे छिपना? ठीक है सर, अब वो चले गए, किससे पूछा जाए? वो भी वही बात कहकर चले गए जो शिकायत आप लोगों को होती है। कपीश भाई भी यही शिकायत करते रहते हैं कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, यही शिकायत वो करके चले गए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हम सवाल पूछे किससे और क्या सबकी सहूलियत के हिसाब से सवाल पूछा जाए क्या? कपीश भाई, सवाल ये है कि बार बार ये बात कही जा रही है कि आज राम मंदिर पर आप लोगों को पीड़ा हो रही है, चढ़ावा गबन पर आप लोगों को पीड़ा हो रही है, लेकिन क्या आपको नैतिक अधिकार है क्या? कल भी सीएम की तरफ से बात कही गई और आज भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और सदन के भीतर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने स्वीकार किया कि उस विवादित ढांचे पर चढ़ तो गए थे कार सेवक, लेकिन हमने उनको उतरने नहीं दिया, वहीं चिपका दिया। आज वो लोग कह रहे हैं कि हम सब ज्यादा पीड़ित हैं, हम सब ज्यादा व्यथित हैं। इस पर यकीन कैसे किया जाए? योगी जी की दोधारी बातों से देश को बहुत दिक्कत हो रही है। योगी जी अपने ही कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह की बात मानने के लिए तैयार नहीं। भाई जितेंद्र सिंह ने क्या कहा कि जो पैलेट गन या अन्य चीजों से गोली चली है उसके लिए अमित शाह कहां जिम्मेदार?
वो तो कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर चलती है, ना कि गृह मंत्री के आदेश पर। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चीजें हुई वो नेताजी के कहने पर हुई? वो तो रामगोपाल जी ने खुद ही कहा था ना कपीश जी। अगर सुन तो लें, अगर हम ये कह दें कि कपीश श्रीवास्तव ने अमित शुक्ला का कत्ल किया है, तो क्या हमें सजाए मौत हो जाएगी क्या? हमने किस भावना में क्या चीजें कही हैं उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, उस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा था वो भावनाओं में कहा था, आप ये कह रहे हैं? मैं एक सिर्फ बात ये कह रहा हूं कि अगर नेताजी कुशुरवात होते तो हमें बताइए कल्याण सिंह हमारी पार्टी में क्यों आते? एक लाइन का जवाब दे दीजिए, कल्याण सिंह ने हमारी पार्टी क्यों ज्वाइन की? दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार ने क्या कार्यसेवकों पे गोली चलवाने के लिए ही नेताजी को जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था? तो ये बताइए ना कि दोहरी बातें कौन कहता है? दोगली बातें जो बार बार कहते हैं, मैं नहीं कह पा रहा हूं, अब संसदीय लैंग्वेज, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दोहरी बातें कौन करता है? संवैधानिक पद के ऊपर बैठ करके योगी जी दोगली बातें कहते हैं, और मैं संवैधानिक पद पे नहीं हूं, लेकिन एक अधिवक्ता के रूप में आदर्श में देखा जाता हूं, इसलिए मैं दोगली बात ना कह के दोहरी बात कह रहा हूं। और ये बड़ी तकलीफ की बात है कि वो अपने केंद्रीय मंत्री से इत्तेफाक नहीं करते। अच्छा, जो नृपेंद्र मिश्रा जी को इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का जो है निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने तो साफ कहा कि वो गोली कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश पर चली थी, और हमने ही लिख करके दिया था कि कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए, ढांचे पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। तो आप मुझे बताइए, जो लोग गैर कानूनी काम करने के लिए जा रहे थे उसको गिराने जा रहे थे, आप बताइए कि प्रिवेंशन हमें लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? और मैं दूसरी बात यह कह रहा हूं कि समुचित बल का प्रयोग वहां पे खड़ा कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही तो सीआरपीसी के अंतर्गत देखेगा। और तीसरी बात कह रहे, इसके बाद इनकी 2 बार सरकार बनी, अगर हमारी सरकार से कोई त्रुटि या कोई गलत काम, गैर विधिक काम हो गया, कितने लोगों को इन्होंने जेल भेज दिया। और अगर इनको कार्यसेवकों पे उनकी जान गंवाने की बात पे बड़ा अफसोस था, तो इन्होंने उन्हें उकसाया क्यों? क्योंकि राम मंदिर का जो वर्डिक्ट आया 1000 पन्ने का, उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो विवादित ढांचे का डिमोलिशन किया गया ये क्रिमिनल एक्ट है। तो वो कार्यसेवक कैसे हो सकते हैं जो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं? तो आप इनसे पूछिए, ये खुद में बताएं। और मैं अगर इनकी तरफ से मान भी लूं कि वो कार्यसेवक थे, तो हमें जरा ये बता दीजिए उन मृतकों के आश्रितों के घर क्यों नहीं गए है? ठीक है कपीश भाई, प्रोफेसर साहब ने वो बयान किसी राजनीतिक मंच से नहीं दिया था, सदन के भीतर दिया था। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भावनाओं में बहकर दे दिया था, तो कल परसों उनकी तरफ से एक बयान फिर दिया गया। जिस तरीके का ड्रामा संसद परिसर में किया गया था चढ़ावा चोरी को लेकर, उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए था, वो जो किया गया वो गलत था। तो क्या वो बार बार भावनाओं में बह के इस तरीके से कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने सही बात कही थी। हाँ, उन्होंने जो बात कही उसके बाद से पत्रकारों ने उनके सामने से माइक हटा लिए। बाद में उन्होंने हमसे खुद कहा इस बात को कि मैं ये कह रहा था कि पप्पू यादव से बेहतर होता, पप्पू यादव संत का वेश ना लेकर के, देवगिरी जी का, गोपाल गिरी जी का वेश ना लेकर के, गोविंद गिरी जी का वेश ना लेकर के आरएसएस की काली टोपी लगाते, सफेद कमीज पहनते और खाकी पैंट पहनते, और अंग्रेजों के चटकार अपना काला जूता पहन के चटकाते, चट वो ये कह रहे थे। लेकिन ये बात उनकी जब लेनी थी तो पत्रकारों ने हटा लिया। ठीक है, वो ये कह रहे थे। तो बैकफायर कर गया क्या वो? इस वजह से अब बीजेपी कह रही है कि बैकफायर कर गया, इस वजह से डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। बैकफायर किस तरीके से कर गया? चोरी ये करें, चकारी ये करें, डकैती ये करें, गिरकटरी ये करें, धोखाधड़ी ये करें, करोड़ की जमीन। अंशु भाई, क्या 2027 में यही मुद्दा रहने वाला है क्या? जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश का यही है, तो 2027 में क्या यही मुद्दा रहेगा, या सरकार के 10 साल के कामकाज का आकलन करेंगे, उसको मुद्दा बनाएंगे? महिलाओं के मसले पर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, युवाओं के मसले पर उतरेंगे, बेरोजगारी के मसले पर उतरेंगे, क्या होगा मुद्दा? देखिए, मुद्दे वो भी रहेंगे जो 2024 के चुनाव में थे, वो भी रहेंगे। लेकिन जो ये मुद्दा है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये कोई सामान्य भ्रष्टाचार, लूट डकैती और अपहरण नहीं है। ये आपने हिंदुस्तान के जो एक एक व्यक्ति जो भगवान राम को मानता है, उन श्रद्धालुओं की आस्था को आपने धोखा देने का काम किया है, क्योंकि ये एक हर एक व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा है।
हो सकता है कि महंगाई तमाम लोगों को महसूस ना होती हो, निर्मला सीतारमण जी को नहीं महसूस होती है, लेकिन जो आस्था का विषय है वो हर एक व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा है। तो आप जब उस आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं और उसके बाद आप विपक्ष जब मांग कर रहा है तो आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि विपक्ष को अधिकार नहीं है। साहब, आपको कैसे अधिकार है? अगर विपक्ष को अधिकार नहीं तो आपको किसने अधिकार दिया था कि आप भगवान राम का ठेकेदार हैं क्या? वो कह रहे हैं अधिकार आपको इसलिए भी नहीं है कि अभी आज तक आप अयोध्या गए नहीं दर्शन करने के लिए। छिप कर लोगों के वो ये कह रहे हैं कि आपको इसलिए भी अधिकार नहीं क्योंकि आपने राम से दूरी बनाए रखी और अभी आपको एक मुद्दा मिल गया। कौन वो तो हनुमान जी को आगे आगे नचा रहे थे इनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हनुमान जी ने सबक सिखा दिया ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय काफी हताशा में है, निराश है और समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं। नौजवान बेरोजगार है, दलित महिला पीटा जा रहा है, ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, हर एक व्यक्ति, व्यापारी, किसान, सभी एक ही इनके पास चारा था, धर्म की आड़ में छिपके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। वो भी इनकी पोल पट्टी खुड़ गई कि ये धर्म की आड़ में जो लूट कर रहे थे, जो इनके संगठन आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो भी पोल पट्टी खुल गई। तो जनता अभी तक जो इनको माफ करती चली आ रही थी वो धर्म के नाम पर करती चली आ रही थी, और इन्होंने तो आम जनता को धोखा दिया है। ये कोई एक वर्ग को धोखा नहीं दिया, हर एक व्यक्ति को धोखा दिया है। तो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें यह भी मुद्दा है। जो इनकी संविधान बदलने की मंशा है, जो इन्होंने लोगों को सताया है, सिर्फ अपने चुनिंदा उद्योगपति मित्रों का जो काम किया है, तो जनता तो हिसाब किताब करेगी। और शुरुआत हो गई है। माँ पीताम्बरा माई ने इनको श्राप दे दिया है, हम लोगों को आशीर्वाद दे दिया है। माँ पीताम्बरा माई राजनीति की सबसे सशक्त, मजबूत जो है देवी मानी जाती हैं। और आप देखिए वो प्रभाव बिहार तक गया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं, ठीक है, अपना बूथ भी हार गए हैं। कपिश भाई, तो 2027 में परिणाम यही होंगे, इनकी विदाई तय है। और ये सरकार ने मान भी लिया है अमित जी। अगर माना ना होता तो एक दिन पहले सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं करते। ठीक है, मुझे बताइए, इस पर 4 दिन आगे अंशु भाई आपकी बात आगे। कपिश भाई, इसी पर मुख्यमंत्री का यह कहना है कि जमाना बदल गया लेकिन समाजवादी पार्टी की गुंडई करने का जो तरीका था वो नहीं बदला, और उसी का उदाहरण पेश किया गया इस मानसून सत्र के दौरान। अब आप सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं संवैधानिक पद पर बैठते हुए, क्या इस तरीके की चीजें उन्हें शोभा देती हैं? वो अपने उस कल्चर से नहीं निकल पा रहे हैं जिसमें गाली गलौज किसी एक धर्म विशेष के लिए पहले दिया करते थे, वो विपक्ष के लिए दिया करते हैं। तो ये बड़ी अशोभनीय भाषा है जिस तरीके का वो प्रयोग कर रहे हैं। मुझे आप बताइए ना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो है उनके ऊपर 107-16 का कभी मुकदमा नहीं रहा, कोई राजनीतिक मुकदमा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पे 302, 307 के 2 मामले गोरखपुर मजिस्ट्रेट सीजेएम कोर्ट में ट्रायल चल रहे थे। एक जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर महाराजगंज में चल रहा था, कोतवाली थाने का 302 का केस। गोरखपुर के ही सीजेएम के यहाँ 153 का भी मामला चल रहा था, दंगा और बलवा करवाने का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को न्यायालय पर भरोसा नहीं था, उन्होंने अपने ही मुकदमे स्वयं उठा लिए। तो अब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि कौन गुंडा है, कौन मवाली है, कौन क्या है, कौन कानून के अंदर बैठ करके भी गुंडों के जैसा एक्ट कर रहा है? ठीक है, हमें नहीं शोभा देता। ठीक है कपिश भाई, जितनी बातें आपकी तरफ से कही जा रही हैं, अगर इन बातों में दम है तो आप लोग इसको चैलेंज भी कर दीजिए, जाकर बताइए सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में जाकर बताइए कि ऐसा ऐसा किया गया, मुकदमे हटवाए गए। दो टूक बात यही है कि यह सत्र जनता के मुद्दों के लिए था, जनहित के मुद्दे उठाए जाते, उस पर सार्थक चर्चा होती है, ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 दिनों का सत्र 2.5 दिनों में ख़त्म हो गया। उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि उनके मुद्दों पर कितनी गंभीरता दिखाई जा रही है राजनीतिक दलों की तरफ से। आने वाले दिनों में चुनाव होगा तो आप लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी आप लोगों से सवाल किया जाएगा कि क्या हमारे मुद्दों पर चर्चा होती है क्या, या सिर्फ अपने अपने सियासी समीकरण साधने की कोशिश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।